हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये नीट का 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन मैं अपलोड करने जा रही हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्नोट इंजन है। देखिए कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी गिवन है, तो वो कितनी है 50%। व्हेन इट सोर्स इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 320 डिग्री सेल्सियस। सोर्स कितने टेम्परेचर पे है, 320 डिग्री सेल्सियस। जब भी आपको एफिशिएंसी निकालनी है इंजन की, सबसे पहले आप टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। द टेम्परेचर ऑफ दिस सिंक इज 15 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। एफिशिएंसी इंजन की कितनी है 50%, यानी वो क्या हो गई 1/2। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2/T1, वेयर T1 एंड T2 आर टेम्परेचर्स ऑफ सोर्स एंड सिंक रिस्पेक्टिवली। T1 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सोर्स, फर्स्टली कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ केल्विन, 320 डिग्री सेल्सियस बिकम्स 600 केल्विन। T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक। दोनों इक्वेशन से आप कंपेयर कीजिए फर्स्ट और सेकंड से। 1 माइनस T2/T1 इज इक्वल टू हाफ, यही है। यहाँ से आपके पास क्या आ रही है, T2/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। T2 इज इक्वल टू T1/2। T1 हमारे पास टेम्परेचर ऑफ सोर्स गिवन है 600, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन आ गया हमारे पास किसका, सिंक का टेम्परेचर। अब आप इसको जो है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, 270 में से माइनस कीजिए तो इट बिकम्स 27 डिग्री सेल्सियस। यही इसका ऑप्शन था। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन था। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी। मैग्नेटिक एनर्जी किसी भी इंडक्टर के अंदर कितनी स्टोर हो सकती है, सबसे पहले आपको वो चीज़ याद रखनी है। कैरिंग ए करंट, करंट आपको गिवन है, एल आपको गिवन है 4 माइक्रो हेनरी, आपको मैग्नेटिक एनर्जी बतानी है। 4 मिली जूल, 8 मिली जूल, 8 माइक्रो जूल एंड 4 माइक्रो जूल। देखिए दोनों सिमिलर से ऑप्शन, जस्ट यूनिट से डिफरेंस दिया हुआ था आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे इंडक्टर में कितनी स्टोर होती है, हाफ एलाइज की है। एल हमारे पास गिवन है 4 माइक्रो हेनरी, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी। आई आपके पास है 2 एम्पियर, तो हाफ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, और ये क्या है 2 स्केयर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। ये 16/2 करेंगे 8, और ये क्या है माइक्रो जूल में। तो ये आंसर है हमारे पास 8 माइक्रो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सीरीज LCR सर्किट द इंडक्टेंस L इज 10 मिली हेनरी। हमारे पास LCR सर्किट है, यानी L है हमारे पास, C है एंड R है। L C एंड R किस में है, सीरीज़ के अंदर है। आपको याद आ जाना चाहिए इसके कोरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस कब आता है। यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछी थी। L गिवन था 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस गिवन था 1 माइक्रोफेराड, रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम। द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज 15.9 किलो हर्ट्स, 1.59 रेडियन पर सेकेंड। देखिए एक तो फ्रीक्वेंसी की यूनिटी यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड और किलो हर्ट्स में है, 1.59 रेडियन किलो हर्ट्स, और ये 15.9 रेडियन पर सेकेंड। तो न्यू हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 पाई इंटू स्केयर रूट ऑफ LC। 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, स्केयर रूट ऑफ L हमारे पास है 10 मिली हेनरी, यानी मैंने उसको हेनरी में कन्वर्ट किया। 10 इंटू 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस है 10⁻⁻6, दैट इज इक्वल टू माइक्रोफेराड था, सबको पता होगा। माइक्रो को फेराड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 आता है। 1/6.28, ये वैल्यू आ गई 10⁻⁻9, यहाँ से 10⁻⁻8, ये आ गया 10⁻4/6.28, दैट इज इक्वल टू 0.159 इंटू 10⁻4 हर्ट्स, और यू कैन से 1.59 किलो हर्ट्स। दिस इज योर थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन था, लेकिन सिंपल क्वेश्चन था। क्या था, रेडियस। इसको आप क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपको आंसर की को चैलेंज करना है तो, क्योंकि ऑप्शंस गलत हैं। अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है तो आप जरूर चैलेंज कीजिए, ऑप्शन एक भी करेक्ट नहीं है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same radius and mass about its own axis। 5.3, 2.5, 5.2, 3.5। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सॉलिड स्फीयर का अबाउट इट्स ओन एक्सिस क्या बोलते हैं, I1 इज इक्वल टू सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², दैट इज ऑल्सो इक्वल टू m इंटू k1², वेयर k1 इज रेडियस ऑफ जायरेशन। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर अबाउट इट्स ओन एक्सिस mk2² I2, दैट इज इक्वल टू 2/3 mr²। आपको किसकी रेशियो चाहिए, रेडियस ऑफ जायरेशन की।
अगर मैं इक्वेशन 1/2 कर दूँ, m से m कैंसिल आउट, mr स्केयर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू k1 स्केयर बाई k2 स्केयर, दैट इज इक्वल टू 2/5/2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 3/5। ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है जो कि 3:5 गिवन है, लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन की क्या वैल्यू है k1 k2, इसका स्केयर रूट ही तो लोगे आप k1/k2 का, स्केयर रूट ऑफ 3 टू स्केयर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क फंक्शन का। क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट पूछा है, आपके पास कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं थी, डायरेक्ट आपका हो जाना था। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटासियम, सोडियम, यानी 3 मेटल हैं, उनके वर्क फंक्शन गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ एन इंसिडेंट एनर्जी ऑफ 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच ऑफ दिस फोटोसेंसिटिव सर्फेसिस में एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बोथ सोडियम एंड पोटासियम, पोटासियम ओनली, सोडियम ओनली, सीजियम ओनली। देखिए मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से समझाया। सबसे पहले वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए और मेटल की सरफेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, यानी आप जो है रेडिएशन डाल रहे हो कुछ एनर्जी का और मेटल की सरफेस पे वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ये कंसेप्ट था। वर्क फंक्शन लिखा होगा सबसे पहले 2.14, पोटासियम का 2.30, सोडियम का 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट एनर्जी कितनी है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपके पास क्या था, ये मेटल है, इस पर इंसिडेंट एनर्जी डाल दी। एनर्जी बेसिकली कितनी होती है, ये कुछ तो मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एजिक्ट होने के लिए। कुछ क्या होगी जो एक्स्ट्रा एनर्जी रह गई, वो इनके काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो दिस एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ एनर्जी। वर्क फंक्शन, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन। कितनी कितनी गिवन है, इंसिडेंट 2.20, सीजियम 2.14, पोटासियम 2.30, सोडियम 2.75। देखिए इंसिडेंट एनर्जी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए। देखिए पोटासियम की भी ज़्यादा है वर्क फंक्शन, इससे यहाँ इस केस में एनर्जी कम पड़ रही है, यहाँ भी इंसिडेंट एनर्जी कम पड़ रही है। किस केस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहाँ से, यही एनर्जी तो बस लेस देन है इंसिडेंट एनर्जी से। So 2.20 is greater than 2.14 only. This is work function of cesium atom only, so metal only, sorry. So electron can be ejected only from the surface of cesium. Very basic question. Next question आया हुआ था, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है फ्री स्पेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जब ओसिलेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻10 हर्ट्ज है, एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज, आपको फ्री स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट में रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शंस क्या हैं, 1.6 × 10⁻⁻8 टेस्ला, 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला, 1.6 × 10⁻⁻6 टेस्ला, 1.6 × 10⁻⁻10 टेस्ला। जब मैंने इसको सोल्व किया, इट इज़ कमिंग अप टू बी 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला। देखिए हमें पता है ई नोट है 48, ई नोट और बी नोट में क्या रिलेशन है, ई नोट इज इक्वल टू सी इंटू बी नोट। आपको बी नोट चाहिए था ई नोट बाई सी, ई नोट की वैल्यू 48, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8, दैट इज इक्वल टू 16 × 10⁻⁻8, दैट इज फर्दर इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला। जैसे मैंने बाई मिस्टेक फ्रीक्वेंसी लिख दी थी, तो यहाँ से हो सकता है किसी से मिस्टेक भी हो गई हो। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, सबसे पहले डाटा को लिखिए, जो है स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, दो हमारे पास स्टेटमेंट है, कौन सी करेक्ट है। फोटोवोल्टिक डिवाइस का क्या काम क्या होता है, वो ऑप्टिकल रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे कि यहाँ नाम से सजेस्ट भी कर रहा है, फोटो यानी फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेक डाउन रीजन। जीनर डायोड को इस तरह से किया जाता है कि वो क्या कर रही है, अपना रिवर्स ब्रेक डाउन में भी ऑपरेट कर रही है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थी, ऑप्शंस यही थे। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड था स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, एंड ऑल बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इसका, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज आवर्स फोर्थ ऑप्शन। 8th क्वेश्चन क्या था, वेरी सिंपल। देखिए अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, या तो सिंपल वाले फॉर्मूले से सोल्व हो रहे हैं या बेसिक कंसेप्ट से। The error in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply are। एरर का पूछ लिया था, यानी अनप्रिडिक्टेबल है तो वो रैंडम एरर होती है।
पर्सनल एरर, लिस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे हो जाना था रैंडम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से सोल्व किया है कि आपको जिस बच्चे को सिंपल से बेसिक है या जो तैयारी कर रहा है नेक्स्ट ईयर देने वाला है उसके लिए भी यूज़फुल हो। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर ए सरफेस यानी क्लोज सरफेस, then magnitude of electric field on the surface is constant, all the charges must necessarily be inside the surface. Third option है electric field inside the surface is necessarily uniform. Fourth है number of flux line entering the surface must be equal to number of flux lines leaving it. देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये सरफेस है, जितनी लाइन्स एंटर कर रही हैं उतनी क्या कर रही हैं, लेफ्ट कर रही हैं, देख रहे हो। तो ई डॉट डी एस 0 का मतलब है जितनी लाइन एंटर की उतनी ही निकल गई। फ्लक्स यही तो होता है, कितनी लाइंस पास कर रही हैं किसी सरफेस पे, इसके अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, तो फ्लक्स 0 हो गया, यानी जितनों ने एंटर किया वही निकल गई। तो इसका ऑप्शन होना था बेटा फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन था द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू। जो हमारी एक्सरेज है उसकी मिनिमम वेवलेंथ कितनी प्रोड्यूस होगी जब हमने इलेक्ट्रॉन पे क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वी वोल्ट। 1/v इसका आंसर आ रहा है, मैंने सोल्व करके भी दिखाया है, 1/v 1/√v v स्क्वायर √v। देखिए आपको पता होना चाहिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू वी। एनर्जी एक्सरेज की क्या होती है, फोटोन्स की h न्यू hc/λ, दोनों को इक्वेट करें आप, hc/λ इज इक्वल टू ई वी, और यहाँ से आपको लैम्डा निकालना था बेटा hc/ev, दैट इट मीन्स लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। यही ऑप्शन था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस था, कुछ ज़्यादा नहीं करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन लग रहे हैं, डायरेक्ट ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन वगैरह पे नहीं आया है डीप में। द वेंचुअर मीटर वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी किसी स्प्रिंग में। एक बार हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया 2 सेंटीमीटर, एक बार किया 8 सेंटीमीटर, तो जब वहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया था तो एनर्जी थी u, अब 8 किया तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, 4u 8u 16u 2u। देखिए ये मेरा स्प्रिंग है, इसको मैंने स्ट्रेच किया x से, यानी x डिस्प्लेसमेंट आ गई, कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसमें, हाफ इंटू फोर्स कॉन्स्टेंट k इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो हाफ के जब मैंने इसको 2 सेंटीमीटर किया 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के की वैल्यू निकाल लो यहाँ से 2u/4, फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर स्ट्रेचिंग स्प्रिंग बाय 8 सेंटीमीटर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी एक्स यहाँ पे एक्स रेस में लिख सकते हो 8 है, यहाँ पे के की वैल्यू है 2u/4, हाफ इंटू 2u/4 इंटू 8 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, u/4 इंटू 64 दैट इज फर्दर इक्वल टू 16u। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। देखिए मैक्सवेल ने भी इक्वेशन सजेस्ट की थी, बी डी एस क्या होता है 0। अगर आपको याद है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फ्लक्स को ऐसे डिनोट करते हो, ई डी एस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों ही फ्लक्स पे क्वेश्चन आ गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी आ गया मैग्नेटिक पे भी आ गया। ये 0 है, मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्या होता है 0 क्लोज सरफेस के ऊपर, तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि जब आपकी कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट है पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या फॉर्मूला लगाते हो। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर 3 माइक्रोफेराड, ये दोनों कैपेसिटर्स किस में हैं आपके पैरेलल में हैं, क्या फॉर्मूला, आंसर मेरा आ रहा है 2 माइक्रोफेराड। देखिए C1 C2 बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1 + C2 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड। नेट सी डैश निकाल लो 1/3, और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारा आ रहा है 6, 1/3 + 1/6 दैट इज इक्वल टू 6 LCM 2 + 1 यानी 3/6। सी डैश की वैल्यू मेरी आ रही है 6/3 दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ का रेडियो एक्टिविटी का आया है, अगर आप ध्यान से देखें, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स, इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 40 मिनट्स 60 80 20। आपको जस्ट हाफ लाइफ पता थी और आपको बताना था आपका यानी कितनी हाफ लाइफ के बाद ये मटेरियल इतना रह जाएगा। एक हाफ लाइफ पता है, जितनी भी हाफ लाइफ आए उसको मल्टीप्लाई कर देना था। देखिए टी हाफ हमारा 20 मिनट्स था, एन क्या होता है किसी भी टाइम पे मैंने मेज़र किया वो कितना मिला, ओरिजिनल का 1/16, एन नोट इंटू हाफ रेज़ टू पावर एन, ये फॉर्मूला होता है। एन क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ,
एन नोट हाफ रेज टू पावर एन, हाफ एन नोट से एन नोट कैंसिल आउट, हाफ रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1/16 दैट इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 4। एन क्या आ गया 4, यानी कितनी हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ का कितना टाइम है 20 मिनट्स, 4 का कितना हो गया 80 मिनट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप जो है एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसको चैलेंज कर सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। आपको कौन सी वेवलेंथ बतानी है ब्रैकेट सीरीज में, 4 लैम्डा, 9 लैम्डा, 16 लैम्डा, 2 लैम्डा। जब मैंने इसको सोल्व करके दिखाया है इट बिकम्स 4 लैम्डा। कैसे सोल्व करोगे बेटा, हमें पता है बाल्मर सीरीज़ में कौन सी ट्रांजिशन होती हैं, n इक्वल टू 2 में आती है लाइन, यानी ग्रेटर देन 2 से, n इक्वल टू 3 से आ गई, 4 से आ गई, 5 से आ गई। लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या रख दी, वेवलेंथ सबसे कम हो। देखिए फॉर्मूला अगर देखो 1/λ इज इक्वल टू RS रेडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, यानी ये 1/4 तो इसमें से कुछ डिक्रीज हो रहा है। ये मेरा डिनोमिनेटर में, ये मिनिमम कब होगा, ये चीज़ ज़्यादा होगी, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट ही ना हो तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, यानी n इक्वल टू इन्फिनिटी वाला, n को मैं इन्फिनिटी रख दूँ तो ये चीज़ यहीं रह गई, RH इंटू 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी। n इक्वल टू इनफाइनाइट लाइन से ट्रांजिशन हमारी आ गई n इक्वल टू 2 में, ये आ गया RH/4 1/λ। RH की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आ रही है 4/λ। अब आपको ब्रैकेट सीरीज़ के अंदर दे दिया था, देखिए अगर आपको याद है लाइमर, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफन, n इक्वल टू 1 में हो रही है ट्रांजिशन सारे, लाइमन n इक्वल टू 2 में है, बाल्मर n इक्वल टू 3 में है, पाश्चन n इक्वल टू 4 में है, ब्रैकेट n इक्वल टू 5 में है, पीफन याद होंगी सबको। 1/λ डैश इज इक्वल टू RH इंटू 1/4 स्केयर, हमारी ये वाली चाहिए, माइनस 1/n स्केयर। 1/λ डैश, RH की वैल्यू 4/λ, n इन्फिनिटी यहाँ पे भी हमें शॉर्टेस्ट ही तो बतानी है 1/16, यानी 1/λ डैश इज इक्वल टू ये 4 से 4 के 16 4 से कैंसिल आउट 1/4 लैम्डा, लैम्डा डैश की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 लैम्डा, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 4 लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है वो 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है, उसी को 0.53 एंगस्ट्रॉन उसको मीटर में लिख दिया, 5.53 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1.06 एंगस्ट्रॉन, 4.77 एंगस्ट्रॉन, 1.59, 0.53। देखिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर ई नोट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 है, ई नोट की वैल्यू कितनी होती है 0.4 रेडियस की 0.53 एंगस्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 था तो R1 मेरा आ रहा था ए नोट दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉन। इन्होंने पूछ लिया थर्ड अलाउड ऑर्बिट के लिए, ये फॉर्मूला लगा देना था 3 का स्क्वायर इंटू ई नोट, 9 इंटू ई नोट, 9 इंटू 0.53 दैट इज कमिंग आउट टू बी 4.77 एंगस्ट्रॉन। इसी तरह से मैं कंप्लीट पेपर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डालूंगी, और आपके पास चैलेंज का ऑप्शन आए तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन को जरूर चैलेंज कीजिए। बेटा एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग भी है, इसी से आपका काफ़ी अप डाउन हो जाता है। थैंक यू।